हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। आज की क्लास है हमारी यूपी पेट के मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 प्रश्न आते हैं, उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो ये हमारा सेट फर्स्ट है। डेली आपको एक सेट दिया जाएगा। इसमें डीआई के भी 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें एक डीआई में 5 क्वेश्चन होंगे और धीरे धीरे हम लोग डीआई को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यूपी पेट में जो सिलेबस है उसमें डीआई का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डीआई के 10 क्वेश्चन आते हैं और बाकी चैप्टर से सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए यूपी पेट में जो मैथ के क्वेश्चन है टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा डीआई से संबंधित है। ये रहा हमारा पहला डीआई। इस डीआई में क्या बोला कि एक कंपनी है, उस कंपनी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया गया है। इसमें कितने साल, 5 साल के दिया गया है, 2000 से 2005 तक का। अब चलिए इसमें प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला प्रश्न क्या बोला, डीआई को हमने समझ लिया है। इसमें पहला प्रश्न बोला गया है 2001 से 2002 तक आय में कितने % की कमी आई। तो हम देखेंगे इसमें 2001, ये रहा हमारा 2001 का ग्राफ। तो 2001 में कितना था, एक रेशियो में 2001 में इनकम थी हमारी। और इसमें बोला गया 2002 तक आए में कितनी कमी है। 2002 तक देंगे, ये हमारा 2002 का है। 2002 में कितना है, 75%। तो एक से हमारा वो कितना रहा, 0.75% हो रहा है। तो कमी कितने की आ रही है, 1 से 0.75 हो रहा है, कमी कितने की आ रही है, 0.25 की। 0.25 की कमी आ रही कितने पे, 1 पे इंटू 100। सोल्व कर लेंगे इसे। 100 का जब 0.25 में गुणा करेंगे आएगा हमारा 25%। तो 25% हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 25%। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं इसी डीआई का। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया समय अंतराल 2000 से 2005 तक प्रत्येक वर्ष धनात्मक आय वृद्धि होती है, तो बताएं कितने वर्षों में व्यय धनात्मक वृद्धि है। इसमें ये बोला गया कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही गया, ग्राफ नीचे नहीं आया, कि धनात्मक वृद्धि हुई है। तो चलिए ग्राफ को देखते हैं कितने वर्षों में धनात्मक वृद्धि हुई है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। इसमें एक देखिए यहाँ से 2002 से 2001 के बीच एक ये ग्राफ में धनात्मक वृद्धि हुई है, और एक हुई है 2002 से 2003 के बीच। ये 2 ही वर्षों में सिर्फ धनात्मक वृद्धि हुई है, बाद बाकी सभी वर्ष 2001 से 2002 के बीच भी ये ग्राफ देखिए नीचे की ओर जा रहा है, और 2003 से 2004 के बीच भी ये देखिए ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, और 2004 से 2005 के बीच भी देखिए ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। सिर्फ हमारे 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें धनात्मक वृद्धि हुई है, एक है 2000 से 2001 और एक है 2002 से 2003। यदि आपसे प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाए कि किस किस वर्ष धनात्मक वृद्धि, तो हम लोग बता देंगे कि 2000 से 2001 के बीच या 2002 से 2003 के बीच। तो प्रश्न में बोला गया था कितने वर्षों में धनात्मक वृद्धि हुई है, तो हमने देख लिया एक ये वर्ष है, एक ये वर्ष है हमारा, एक ये वर्ष है, तो 2 वर्ष है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा प्रश्न। इसमें बोला गया कितने वर्षों में धनात्मक वृद्धि हुई है, तो हम लोग इसका आंसर लगा देंगे 2 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा हमारा अगला डीआई। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। ये जो डीआई है एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसएससी जीडी में डीआई पूछी जा चुकी है। ये डीआई किसकी है, इसमें 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। इस डीआई को समझने के लिए आपको 2 पॉइंट पे फोकस करना होगा। एक तो इसमें ये बोला गया है, आप लोग ये कैसे समझेंगे कि इसमें इनकम का रेशियो कहाँ पे है, इनकम का रेशियो कौन सा है और एक्सपेंडिचर का रेशियो कौन सा है। तो ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये इनकम का है, और ये दूसरा जो बॉक्स बना हुआ है ये एक्सपेंडिचर का है। तो आप लोग पूरी डीआई को अच्छे से एनालिसिस कर लें, इसके बाद ही डीआई सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए अभी इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं इस डीआई का क्या है। इस डीआई का फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि 5 आदमियों की औसत मासिक आय बताइए। जो 5 व्यक्ति हैं उनकी औसत मासिक आय पूछेगी, तो मासिक आय कितनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। डीआई देखते हैं 5 व्यक्तियों की औसत मासिक आय, यानी कि इसमें इनकम के ऊपर बात की जा रही है, इनकम के ऊपर बात की जाए तो हमें ग्राफ में जो देखना है वो इनकम वाला रेशियो देखना है। इसमें इनकम कहाँ पे दी गई है, इसे देखेंगे। इनकम, ये जो ग्राफ है जिसमें तिरछी लाइनें जैसी हैं वो इनकम का रेशियो है। तो चलिए इनकम 500 व्यक्तियों की औसत पूछा गया, तो सबसे पहले इनकम को जोड़ लेंगे।
5 ये है, 7.25 ये है, 5.25 ये है और 8.75 ये है और 4.25 ये है। ये 5 हैं। इन पाँचों को जब ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे, तब हमारा जो औसत है वो निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या क्या ऐड करना है, 5 प्लस 7.25 प्लस 5.5 प्लस 8.75 और प्लस 4.25 ऐड करेंगे इसे। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद को बाद में ऐड कर लेंगे, पहले पॉइंट से पहले को ऐड कर लेते हैं। 5 और 7 12 और 5 17 और 8 25 और 4 29। तो 29 हमारा जो प्लस वाला था वो आया, पॉइंट वाला जोड़ लेंगे, 25 ये और 75 ये 1 हो गया, 25 75 100 मतलब 1 प्लस 1 हो गया। इसके बाद देखें पॉइंट 25 ये है, पॉइंट 50 ये तो हो गया 75। तो 29 प्लस 1 30.75। टोटल हमारा एडिशन कितना आया, 30.75। इसे 5 व्यक्तियों में बांट दीजिए, बराबर बराबर आएगा 6.15 6.15 हमारा इसका औसत आया 6.15। अब बोला क्या गया प्रश्न में, 500 व्यक्तियों की औसत आय बताइए। इसमें औसत आय दी किस में गई है ये भी देख लेंगे। ये जो प्रश्न में बोला गया कि औसत आय जो इनकम है इन द 1000 में दी गई है, तो हमारा जो रेशियो निकला है उसमें 1000 का मल्टीपल करेंगे, 6.15 में जब 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 1000 तो हमारा आ जाएगा 6150। 6150 आएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, 6150 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो क्या हमने एक बार फिर से समझ लेंगे। सबसे पहले हमने इसके 500 व्यक्तियों की इनकम का जो रेशियो था उनको ऐड करके उनका औसत निकाला है, और औसत निकालने के बाद उसमें रेशियो जो दिया गया था वो 1000 में दिया गया था, 1000 में दिया गया था, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया हमारा 6150, वही हमारा इस DI का सही आंसर हो गया। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि व्यक्तियों की आय रेंज में कितनी है। जो ये DI दी गई इसमें व्यक्तियों की आय का रेंज पूछी गई, रेंज कितनी रेंज है। तो रेंज हम लोग कैसे क्या करते हैं, मान लीजिए जब आप लोग किसी की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, जैसे आपकी एक्चुअल वैल्यू ना उसको रेंज के हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो वो उसे रेंज कहते हैं। जैसे रेंज, आपने किसी व्यक्ति की साइकिल को देखा और उस व्यक्ति ने पूछा यार ये साइकिल मेरे कितने में बिक सकती है, तो आप लोग बताते हैं वही 1500 2000 में बिक जाएगी। तो 1500 2000 क्या हुआ, 1500 से 2000। एक्चुअल तो आपने बताया नहीं है इसे, 1500 से 2000 ये रेंज में बताया कि 1500 मिनिमम है कि 1500 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और 2000 तक ही बिक जाएगी। तो 1500 से 2000 जो आया यही हमारी रेंज है। तो रेंज ऐसे ज्ञात करते हैं। अब इस प्रश्न के इस DI के हिसाब से रेंज क्या है उसे देखते हैं। इस DI की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इसकी रेंज होगी। चलिए DI में देखते हैं कौन सी मिनिमम है और कौन सी मैक्सिमम है। ये रही हमारी DI। इसमें इनकम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी, तो मिनिमम हमारी है 4.25, ये मिनिमम वाली है 4.25। इससे ऊपर ये देखो 8.75 है, 5.5 है, 7.25 है, और ये है 5, ये 7.25 है, 5.5 है, ये 8.75 है। तो मिनिमम हमारी है 4.25 और मैक्सिमम कितनी है 8.75। चलिए देखते हैं 4.25 से 8.75, ये हमारा आंसर आना चाहिए। और DI पूछी किसकी गई थी, रेंज इनकम की रेंज पूछी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट में हमारा दिया गया है 4.25 से 8.75। तो आप लोग रेंज को समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार कि √3 + √2 से √12 + √18 कितना अधिक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। √12 और √18 वाले इसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। √12 + √18, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 × 3 प्लस इसे रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं 9 × 2। जब इसमें से
4 बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√3, ये आएगा 2√3 प्लस इसमें से जब 9 को बाहर करने गया तो बाहर कितना निकल के आएगा 3, तो ये जाएगा 3√2, 3√2, 2√3 प्लस 3√2 से जब √3 प्लस √2 को घटा देंगे तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसमें से घटा देते हैं, माइनस कर देंगे √3 प्लस √2 को, तब जब 2√3 से √3 जाएगा क्या बचेगा, √3 प्लस जब 3√2 से √2 जाएगा क्या बचेगा, 2√2। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, √3 प्लस 2√2। देखते हैं किस ऑप्शन में, √3 प्लस 2√2, √3 प्लस 2√2, ऑप्शन सी हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें कुछ नहीं था, इस √12 को इसमें सेट करना था और √18 को हमें सेट करना था। √12 √18 को सेट करने के बाद हमारा क्या आंसर आया, √12 √18 को सेट किया, सॉल्व किया इसे, तो क्या है 2√2 प्लस 3, 2√3 प्लस 3√2 आया। इसमें से जब √3 और √2 को जब माइनस किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया √3 प्लस 2√2। यही प्रश्न में पूछा गया था कि √3 प्लस 2√2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है, तो हमने आंसर निकाल लिया इसका √3 प्लस 2√2, इसका सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बार रूट के अंदर 2 की पावर 4 है तो बाहर निकल के क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बाहर निकल के आएगा, प्लस ये है 64 की पावर 3, यानी कि 4 का क्यूब लिखा है इसके अंदर, ये 64 है, ये 4 का क्यूब लिखा है। जब क्यूब का क्यूब बात करेंगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, 4, प्लस ये 2 की पावर 8 है। जब 2 की पावर 8 को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 8 उसका 4 घात है तो 1/4 कर देंगे, इसे काटेंगे 2, 2 का स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, तो सबसे आया हमारा क्या, 4 प्लस 4, 1 मिनट, 4 प्लस 4 और ये यहाँ से भी 2 का स्क्वायर निकल के आएगा प्लस 4, तो हमारा 12 इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसे एक बार फिर से समझ लेंगे कैसे हमने किया इसे। ये 2 की पावर 4 है, जब इसका रूट करेंगे 2 की पावर 4, जो रूट होता है वो 1/2 में चला जाता है, 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 काटेंगे तो आएगा 2 बार जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस ये लिखा था 4 का क्यूब लिखा था, जबकि क्यूब घात करेंगे, क्यूब घात 1/3 करेंगे तो आएगा यहाँ से भी 4, प्लस आगे सॉल्व करेंगे, आगे दिया गया है 2 की पावर 8 का 4 घात, 2 की पावर 8 का जो 4 रूट दिया गया है, तो इसे 1/4 करेंगे तो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर निकल के आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 4 4 3 बार जोड़ेंगे तो आएगा 12, तो इस प्रश्न का 12 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया था। अब चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, औसत से ये प्रश्न है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। इस लाइन का इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग इसमें ये बताएंगे कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। इसमें बोला कि अन्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है, प्रतिस्थापित यानी किसी के स्थान पर उसे सेट किया जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति वहाँ से निकल के जब बाहर आ रहा है तब उसमें दूसरा व्यक्ति इंटर कर रहा है। एक व्यक्ति जब निकल के आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसमें इंटर कर रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या जो पहले थी वही व्यक्तियों की संख्या अभी भी है। चेंजिंग किस में आ रही है, सिर्फ उसके औसत में परिवर्तन आ रहा है और बाद बाकी व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है ये प्रश्न, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 व्यक्तियों का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। वजन बढ़ कब रहा है, जब एक नया व्यक्ति आ रहा है, एक पहले वाला व्यक्ति जा रहा है, जब नया व्यक्ति आ रहा है तब बढ़ रहा है। जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है, 60 किलोग्राम है, और नए व्यक्ति का वजन पूछा गया है। जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, 60 किलोग्राम। जब नया व्यक्ति
जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है 60 किलोग्राम, और जो व्यक्ति आ रहा है उससे 1 किलोग्राम औसत में वजन बढ़ रहा है। तो कितने व्यक्तियों में बढ़ रहा है? व्यक्तियों की संख्या तो वही रहेगी 50, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 25 व्यक्तियों में 1-1 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। तो 25 तो उसने, नए व्यक्ति जो आया है उसने 25 तो बढ़ा दिया, सभी का वजन 25 किलोग्राम बढ़ा दिया। और उसने मेंटेन कितना किया है? जो 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया था, तो 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को तो पहले मेंटेन किया है वजन उसका, जितना 60 किलोग्राम का गया। तो मान लीजिए अगर 60 का ही व्यक्ति कोई इंटर करता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों? 60 का व्यक्ति अगर गया है तो अगर 60 ही का व्यक्ति आ जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि व्यक्ति की जो आने वाला व्यक्ति है उसका वजन 60 से अधिक है, तभी तो सब 25 व्यक्तियों में 1-1 किलोग्राम वजन बढ़ा है। तो 25 व्यक्तियों में जब 1-1 किलोग्राम वजन बढ़ा है तो 25 किलोग्राम वजन तो बढ़ गया सभी का, और 60 किलोग्राम का गया था उसका मेंटेन किया, तो टोटल कितना हो गया? 60 और 20 80 5 85। तो 85 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये रहा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न दिए गए, 30% की वैल्यू दी गई है 72 के बराबर, और 100% का मान पूछा गया है। सॉल्व कर लेंगे इसे। 24 आ जाएगा हमारा 240। 240 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। आप लोग x लगा के इसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए x लगा के कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी देख लेते हैं एक बार। जिसको ये तरीका नहीं समझ में आया वो x लगा के देख ले एक बार कि x लगा के कैसे सॉल्व किया जाएगा। बोला गया x का 30%, तो x का 30% हमने निकाल लिया। ये रहा x का 30% जो कि 72 के बराबर है, 72 है, 72 के बराबर कर दिया। अब x का मान पूछा गया है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 0 से 1 0 कर दिया, 3 से काट दिया, इधर 24, 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, x बराबर आ जाएगा 240। आप वैसे भी कर सकते हैं, x का ऐड करके भी कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, और वैसे 30% की डायरेक्ट वैल्यू 72 के बराबर करके 100% का मान निकाल सकते थे, या x को का 30% ऐसे सॉल्व कर सकते थे आप लोग। तो चलिए इसका आंसर हो गया 240। अब फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग, कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। तो सबसे पहले देखते हैं 100 का 90% कितना होगा। 100 का 90% होगा 90, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% पे ही मानी जाती, तो 100% पे अगर 90% निकाला गया, 100 का 90% निकाला गया, तो हमारा आंसर जो हमारा 100 का 90% आएगा वो आएगा 90। 100 के 90% से 40% कम है, जो संख्या है वो 100 के 90% से 40 कम है, यानी कि 90% जो 90 आया है हमारा, 100 के 90% का जो 90 मान आया है, इसमें से 40% और कम है, तो 40% को कम कर दीजिए। हो जाए 36। 90 से इसका मान आया 36, 36 को हमें कम करना है किससे? 90 से। 90 माइनस 36 कर दीजिए, क्या है? 54। 54 इज द राइट आंसर। 54 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। 90% 36% ये नहीं करना है हमें, सीधे सीधे इसका आंसर निकाल लेना है। सिर्फ 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। चलिए उसे देखते हैं, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो था बेसिक तरीका, आप उसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। 100 का 90% तक तो आप लोग समझ गए। 100 का 90% कितना है? 90। अब हमें 40% कम करना है। 40% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2/5। 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 था हमारा, उसमें से 2 कम है, 2 कम, 5 था 2 कम है, तो 5 से जब 2 कम है तो बचा कितना? 3। तो 5 का मान दिया गया वो 90% के बराबर दिया गया, 5 से काटा 18, और 3 का मान हमें निकालना है। 5 से 90 दिया गया है, 5 का मान 90% दिया गया है, और 3 का मान निकालना है। 5 से काटा इससे 18 बार गया, तो 18 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 54। 54 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को दोनों तरीके से बता दिया गया, आप लोग जिस तरीके से भी समझ पाएँ आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझ लेंगे इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें जो ये बार दिया गया है इसे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोगों ने बी बोर्ड मास का जो नियम है उसे पढ़ा होगा, बोर्ड मास पढ़ा होगा आज तक आपने। बोर्ड मास, ये बोर्ड मास पढ़ा होगा आपने, लेकिन इसमें होता है बी बोर्ड मास। बी आप लोग और ऐड कर लेंगे इसमें। बी क्यों ऐड किया? क्योंकि बी का मतलब होता है वेर्निकुलर बार। तो जो बार होता है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, इसके बाद ब्रैकेट और अदर आगे के ऑप्शन सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना है इसका।
तो हम लोगों को इस पे बार पे फोकस करना। अगर किसी भी प्रश्न में आप कभी भी कोई प्रश्न आता है, अगर उसमें बार दिया गया है तो सबसे पहले हम लोगों को बार सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बार सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 के ऊपर बार है, तो ये हमारा आया कितना 5, यहाँ से आया 5। अब इसके बाद ब्रैकेट, फिर इसके बाद और आगे के धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ से हमने बार सॉल्व कर लिया, 5 आया। अब इससे आगे सॉल्व ब्रैकेट, यहाँ से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 28 से 3 25 गया, कितना आया 3। 3 का 3 में मल्टीपल किया, कितना आया 9। तो आया हमारा 32 + 18 माइनस, यहाँ से सॉल्व किया 3 × 9 -9 प्लस। अब यहाँ से 25 में जब 5 का भाग देंगे डिवाइड, अब सॉल्व ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, इसके बाद अब डिवाइड का सॉल्व होगा। 25 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग। 18 से आया तो पहले आप लोग इसे जोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व। अब इसके बाद वैसे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से आप लोगों को एडिशन करना है सबसे पहले, तो एडिशन ही कर लीजिए आप लोग। 32 और 18 कितना है, 32 8 40 10 50 और 5 55। 55 से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 46, यानी कि 46 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 18 से 9 गया, 9 आया, और 32 5 37 और 9 46 वहाँ से भी आ जाता। आप लोग इसे पहले प्लस को सॉल्व किया, इसके बाद माइनस किया, तो भी इसका सही आंसर 46 ही आएगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात को याद रखना कि कभी भी अगर किसी भी प्रश्न में बार आ जाता है तो सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। दिया गया 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का हमें औसत निकालना है। सबसे पहले देखते हैं 101 से 100 तक में विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो विषम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट विषम संख्या प्लस लास्ट विषम संख्या डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी कि कितनी विषम संख्याएं हैं। तो फर्स्ट विषम संख्या हमारी कितनी है 1, लास्ट कितनी होगी 99 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारा 50। तो 50 हमारी विषम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, अगर 1 से बोला जाए और 1 से आगे की जितनी भी संख्याओं तक बोला जाए कि 1 से 100 विषम, 1 मतलब कि 1 से 100 तक में तो 50 विषम संख्याएं होंगी। अगर प्रश्न में बोल दिया जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसका औसत भी 20 होगा। अगर बोल दिया जाए प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो भी उसका औसत हो जाएगा 100। यानी कि जितनी भी विषम संख्याएं 1 से बोली जाएंगी, 1 से 10 20 50 100 जो भी 1 से लेके जितनी भी आगे की विषम संख्याएं बोल दी जाएंगी, उन सभी का औसत विषम संख्याओं की संख्या के बराबर ही होगा। तो इसमें विषम संख्या कितनी है 50, तो हमारी विषम संख्याओं का औसत भी कितना आ जाएगा 50। तो 50 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका औसत निकालेंगे तो भी इसका औसत ऐसे निकाल लेंगे, ये तो विषम संख्याओं की संख्या से भी निकाल लेंगे, औसत भी वैसे भी निकालेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो भी इसका औसत 50 ही आएगा। फर्स्ट विषम संख्या कितनी है 1 और 99 लास्ट विषम संख्या डिवाइड बाई 2, तो भी औसत हमारा 50। ये तो विषम संख्याओं की संख्या निकाल लें तो भी वही जो संख्या आएगी वही औसत हो जाएगी, या फर्स्ट प्लस लास्ट करके भी निकाल लें तो भी वही औसत आएगा। औसत हमारा 50 आएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि विषम संख्याओं का जो औसत होता है, तो जितनी विषम संख्याएं होती हैं उतना ही औसत होता है। चलिए आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग। एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है यदि छड़ का पहला भाग दूसरे का 2/3 है। छड़ का पहला भाग दूसरे का 2/3 है, तो बड़ा भाग मीटर में क्या है, बड़े भाग की लंबाई पूछी गई है। हमने इसका औसत निकाल लेंगे, अरे हम इसका सॉरी औसत बोल रहे, हम इसका वो निकाल लेंगे रेशियो कितना आएगा। फर्स्ट भाग बटे सेकेंड भाग बराबर आएगा 2/3। ये हमारा इसका रेशियो जाएगा। रेशियो में कितना है 2 और 3 5। रेशियो में जो पूरी छड़ की लंबाई है, ये फर्स्ट भाग है ये सेकेंड भाग है, तो दोनों भागों को जोड़ देंगे तो पूरी छड़ की लंबाई आ जाएगी। तो रेशियो में पूरी छड़ की लंबाई कितनी है 5, और प्रश्न में कितनी दी गई है, प्रश्न में दी गई है ये 85। एक 85 मीटर लंबी रही, रेशियो के हिसाब से मैंने निकाला है 5, और एक्चुअल इसकी लंबाई 85 मीटर दी गई है। 5 बराबर कर देंगे 85 के, काट लिया, 1 बराबर कितना है 17। पूछा क्या गया था, बड़े भाग की लंबाई पूछी, तो बड़ा भाग हमारा कितना है 3, तो 17 × 3 = 51 इस प्रश्न का सही ऑप्शन
हो जाएगा। अगर छोटा भाग भी पूछा जाता है तो 17 का 2 में गुणा करेंगे, 2 छोटा भाग है तो 17 दूनी 34 छोटा भाग की लंबाई आ जाती, और 17 3 51 जो 3 बड़ा भाग रेशियो में दिया गया है तो 51 बड़े भाग की लंबाई आ जाएगी। अब चलिए प्रश्न में क्या बोला गया इसे भी देख लेते हैं। बड़ा भाग पूछा गया, बड़े भाग की मीटर में लंबाई पूछी, तो बड़ा भाग हमारा कितना है 3, 3 का इसमें 17 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 51, 51 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर छोटा भाग पूछा जाता तो छोटे भाग रेशियो में कितना था 2, और 1 बराबर जब 17 था तो 2 बराबर कितना था 34। अगर छोटे भाग की लंबाई पूछी जाती तो 34 ऑप्शन ए सही होता, और बड़े भाग की लंबाई पूछी गई तो ऑप्शन डी 51 सही होगा। इस प्रश्न के हिसाब से हमारा 51 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि बड़े भाग की लंबाई पूछी गई थी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ हमें फर्स्ट बड़े भाग और छोटे जो बड़ा भाग और छोटा भाग था उसका रेशियो ज्ञात करना था, और रेशियो को एक्चुअल मान के बराबर करके और एक की वैल्यू निकाल के मैं बड़ा भाग और छोटा भाग ज्ञात करने था। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और आप लोग इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न में कम से कम 1 से 2 से 3 मिनट इस प्रश्न में लगा देंगे। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6/7 को सॉल्व करेंगे, इसके पॉइंट में वैल्यू निकालेंगे तो 6/7 की पॉइंट में वैल्यू आएगी 0.85। इसके बाद 5/6 की वैल्यू निकालेंगे आप लोग पॉइंट में 0.83 आएगी। इसके बाद इसी तरह निकालेंगे 7/8 की, 7/8 की आएगी 0.87। इसी तरह निकालेंगे आप 4/5 की, 4/5 की आएगी 0.80। तो आप लोग ऐसे वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे 50, 0.85, 0.87, 0.83 और 0.80। तो इसमें इस प्रश्न के हिसाब से जब आपने वैल्यू निकालनी है तो कितना है 87, यानी कि 7/8 इस प्रश्न का सही आंसर हुआ जब आप लोगों ने इसे इतना सॉल्व किया तब। अब हम आपको ऐसे तरीका बताएंगे जिससे आप लोग इस प्रश्न का आंसर सिर्फ 3 से 5 सेकेंड में सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर टिक कर देंगे तुरंत। चलिए वो तरीका क्या है उसे सॉल्व करेंगे एक बार, उस तरीके से देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। उस तरीके को सॉल्व करने से पहले आप लोग सिर्फ 2 बातें ध्यान रखेंगे कि इस तरह की भिन्न जो दी गई है, ये जो भिन्नें दी गई हैं इसमें क्या शर्त है, सिर्फ 2 शर्तें। एक तो इनका जो डिफरेंस है वो सभी भिन्नों का समान होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है अंश और हर का जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए सभी भिन्नों का, और जो हर होना चाहिए जिस भिन्न का भी किसी भी भिन्न हर भिन्न का जो हर होना चाहिए वो अंश से हमेशा बड़ा होना चाहिए, हर अंश से बड़ा होना चाहिए और उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। 6 से 7 एक डिफरेंस, 5 से 6 एक डिफरेंस, 7 से 8 एक डिफरेंस, 4 से 5 एक डिफरेंस। इनका हर देख लेंगे, हर और अंश देख लेंगे जिसमें हर बड़ा होना चाहिए। 4/5 बड़ा है हर, 7/8 में भी हर बड़ा है, 5/6 में भी हर बड़ा है, और 6/7 में भी हर बड़ा है। तो जब इसमें दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई तो हम सीधे सीधे इसका आंसर टिक कर देंगे। जो बड़ी भिन्न होगी, बड़े अंश वाली भिन्न होगी वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी कि 7/8 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बड़े भिन्न वाली भिन्न सही हो जाएगी और सबसे छोटे भिन्न वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्या कंडीशंस हैं आप लोग एक बार फिर देखेंगे। इनका जो डिफरेंस है, चलिए इसे लिख लेते हैं एक बार, 2 शर्तें हैं दोनों लिख लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, डिफरेंस सेम, डिफरेंस सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, हर अंश से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशंस आप लोग देख लेंगे कि अंश डिफरेंस सेम होना चाहिए और हर अंश से बड़ा होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस अगर कोई भी भिन्न फुलफिल करती है तो आप लोग सीधे उसका आंसर टिक कर देंगे। जिसका भी अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। ये तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी है, इसका अंश बड़ा है 7/8, दोनों कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करेंगे बाद। इस प्रश्न को देखते ही काफ़ी बच्चे चकरा जाएंगे, इस प्रश्न में पूछा क्या गया, करना क्या है हमें। लेकिन इसमें क्या करना है, इस जो इक्वेशन दी गई है, जो प्रश्न दिया गया है, इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है इसे। तो √8 - √4 - √2
इसके बराबर है। तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2, 2√2। और √4 को क्या लिख सकते हैं, 2, और -√2 को तो √2 ही लिखेंगे, ये रहा। अब 2√2 से जब एक √2 जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2√2 से जब एक √2 गया तो बचा -√2, ये प्लस का था, तो इसमें से जब 2√2 से एक √2 चला गया तो 2√2 बचा और -2, तो √2 -2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। √2 -2, √2 -2 किस ऑप्शन में दिया गया है, शायद √2 -2, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी, √2 -2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या किया इस प्रश्न में, एक बार फिर से समझ लेंगे। √8 को सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया 2√2, और √4 को लिख दिया 2, और √2 तो √2 था, उसे सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसके बाद 2√2 से √2 माइनस क्या आया हमारा, √2 -2, √2 -2 जो था वो इस प्रश्न का सही आंसर था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न फिर DI का, इस DI को एक बार समझेंगे और इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस DI को थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रश्न को, इससे आप लोगों को स्पष्ट दिखता रहे। ये रहा DI, इसे सॉल्व करेंगे। इस DI में क्या बोला गया है कि ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। DI यह है कि इसकी किसी हाल के पार्किंग स्थान पर अलग अलग समय पर पार्क की गई साइकिल दर्शाई गई, यानी कि किसी साइकिल स्टैंड है, वहाँ पे अलग अलग समय में, यानी कि 9 बजे कुछ साइकिलें पार्क की गई, इसके 10 बजे कुछ साइकिलें पार्क की गई, 11 बजे कुछ साइकिलें पार्क की गई, यानी कि उस स्टैंड पे अलग अलग समय पर साइकिलों को पार्क करने की जो संख्या है उस संख्या को दर्शाया गया है। इसी DI से आगे के प्रश्नों को देखेंगे कि आगे के प्रश्न इसमें क्या क्या बोले गए हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोला गया पार्किंग किराया यदि ₹1 प्रति घंटा हो तो प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक कुल कितनी धनराशि एकत्रित होगी। यानी कि अगर कोई साइकिल 1 घंटे खड़ी होती है उस स्टैंड पे तो उसका ₹1 होगा। एक साइकिल का 1 घंटे का किराया ₹1 है। और प्रश्न में बोला गया 9 बजे से 7 बजे तक जितनी भी साइकिलें पार्क हुई हैं तो कितनी धनराशि एकत्रित होगी। तो चलिए देखते हैं 9 बजे से 7 बजे के बीच कितनी साइकिलें एकत्रित हुई हैं। तो ये 9 बजे 95 थी, 9 बजे 95 थी, 10 बजे 75 थी, फिर 85 थी, 65 थी, 75 थी, 55 थी, 55 थी, 65 थी, 45 थी, 55 थी, 35 थी, और 7 बजे कितनी थी, 45। यानी कि जो 9 बजे से और 7 बजे के बीच की जितनी भी साइकिलें हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। ₹1 1 घंटे का किराया तो मल्टीप्लाई बंद कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 95 से लेकर 45, यानी कि ये 7 बजा, ये 9 बजा था और यहाँ पे ये 7 बज रहा है। इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सभी को ऐड कर लेंगे आप लोग, ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। ऐड करने के बाद आएगा हमारा 695 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 695 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। कुछ नहीं करना था इस प्रश्न में, सिर्फ इन सभी को ऐड करना था। 9 बजे से 7 बजे के बीच जितनी भी साइकिलें थीं उन सभी को ऐड करना था, और ऐड करने के बाद उसमें 1 घंटे का किराया ₹1 है। तो ये सभी, अगर कोई साइकिल, यानी कि 9 बजे कोई साइकिल यहाँ पे खड़ी हुई, उसके बाद 10 बजे तक रुकी तो 1 ही घंटे तो खड़ी हुई, तो 1 घंटे खड़ी हुई तो उसका किराया ₹1 हो गया। तो वही इसमें प्रश्न में बोला गया कि 9 बजे से 7 बजे के बीच जितनी भी साइकिलें पार्क की गई हैं उनका किराया देखना है कि कितना किराया था। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है इस DI का। इस प्रश्न का आंसर तो आपने बता दिया, 695 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न ये बोला गया है कि सायं 7 बजे से 8 बजे के बीच पार्क की गई साइकिलों की संख्या में सबसे अधिक कमी का प्रतिशत क्या है। यानी कि 7 बजे से 8 बजे के बीच जो भी साइकिलों की संख्या में कमी आई है उसका परसेंटेज निकालना है कि कितने % की कमी आई है। चलिए देखते हैं DI 7 बजे से 8 बजे के बीच में। ये 7 बजे से 8 बजे के बीच, 7 बजे कितनी साइकिलें पार्क थी, 45। 8 बजे कितनी साइकिलें पार्क थी, 25। कितने की कमी आई है, 45 से 25 हो रहा है, 20 की कमी आई है कितने में, 45 में। बीस की कमी आई है, 45 में कमी आई है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, इंटू 100 सॉल्व करेंगे इसे। 5 से काटा 4 बार गया, 5 से काटा 9 बार गया, 4/9 यानी कि 400/9।
अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी परसेंटेज वैल्यू याद है तो आप लोग इसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 400/9 यानी कि 100/9, 1/9, 100/9 का मान कितना होता है? 100/9 यानी कि 11 सही 1/9। 100/9 का मान होता है 11 सही 1/9। जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 सही 4/9। 44 सही 4/9 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 44 सही 4/9। दूसरा प्रश्न था हमारा 44 सही 4/9 यानी कि अप्रोक्स पूछा गया है तो 45 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 44 सही 4/9 अप्रोक्स में मान लीजिए 45% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा SDI का? ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ग्राफ को देखकर बताएं पार्क की गई साइकिलों की औसत संख्या क्या है? साइकिलों की औसत संख्या ज्ञात करनी है सभी 9 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में। तो अभी हमने जोड़ा था 7 बजे तक, तो हमने साइकिलों की संख्या जोड़ ली थी, कितनी आ रही थी? 695। देख लेते हैं 695 आ रही थी 7 बजे तक के बीच की। 7 बजे तक हमने साइकिलों की संख्या जोड़ी थी, कितनी आ रही थी? 695 आई थी। अब इस 8 बजे तक कितनी है? 25 हो रही है 8 बजे तक, तो 25 ऐड करेंगे इसमें 695 + 25। जब आप लोग इस DI को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप ये डाटा को ज़्यादा इधर उधर ना लिखें, क्योंकि जो भी DI सॉल्व करने का एक ही जल्दी सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप लोग जो डाटा निकालते हैं, जो योग करते हैं, जो औसत निकालते हैं, उसको ऐसी जगह पे लिख दें रफ सीट में अपनी, जिससे वो दोबारा आप लोग जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें उस DI का, तो उस डाटा को यूज कर सकते हैं, उस डाटा को यूज कर सकें। कि कभी कभी बोल देता है औसत से कितनी अब यहाँ पे औसत पूछा गया, हो सकता है आगे प्रश्न में पूछ जाए कि औसत से कितना कम है, तो आप लोग दोबारा औसत थोड़ी निकालने बैठे। एक बार हमने औसत निकाल लिया, उसको प्रश्न को उसको रफ सीट में आप लोग साइड में कहीं लिख देंगे और देखेंगे जब दोबारा प्रश्न में पूछा जाएगा तो वहीं से हम लोग औसत लेके और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। पहले 695 25 ऐड किया, 5 5 10 0, 9 2 11 1 12 2 6 1 7, 720 हमारी टोटल साइकिलों की संख्या है। अब टाइम डिफरेंस और देख लेंगे कि टाइम कितना 9 से 7 के बीच में दिया गया है टाइम और ऐड कर लेंगे इसमें 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 घंटे की बात की गई है। और साइकिलें थी कितनी टोटल साइकिलें हमने जोड़ के निकाली 720, तो घंटे कितने? 12 घंटे। 720 साइकिलें निकाली और घंटे कितने? 12। औसत निकालेंगे हमारा 12×72 यानी कि 60। तो औसत जो हमारा आएगा 60 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 60 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या हमने सिर्फ साइकिलों की संख्या को जोड़ा है और घंटों की संख्या निकाल ली है। कितने घंटे आए? 12 घंटे आए। और 60 जो भी साइकिलों की संख्या निकाली 720, उसमें 12 का भाग दे दिया। औसत निकालने के लिए आप लोग औसत इतना तो जानते होंगे, औसत कैसे निकाला जाता है? टोटल संख्याएं जो इनका उनका योग डिवाइड बाई टोटल नंबर, कितने नंबर हैं, जितनी संख्याओं को जोड़ा गया उसका डिवाइड करेंगे और जो भी संख्याएं उनका योग ऊपर लिखेंगे, जो भी संख्याएं नंबर में उनको डिवाइड बाई नीचे कर देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रश्न क्या बोला गया है। ये तो 695 था, इसे लिख देंगे। आगे का प्रश्न क्या बोला गया है उसे सॉल्व करेंगे। इसका तो आंसर हमने उसका तो आंसर निकाल लिया था। इसका आंसर कितना आया था? 60। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोला गया? ग्राफ में कितनी बार पार की गई साइकिलों की संख्या औसत से अधिक है। देखिए ये भी हमने बताया था आपको, हो सकता है आगे के प्रश्न में बोल दिया जाए कितनी संख्या का औसत से कम है या औसत से ज़्यादा है। इसमें बोल दिया कितनी साइकिलों की संख्या जो पार की गई है, कितनी बार। साइकिलों की संख्या नहीं पूछी, कितनी बार पूछा गया। किस घंटे या किस घंटे ऐसा हुआ है कि साइकिलों की संख्या औसत से अधिक है या औसत से कम है। जिसमें प्रश्न में बोला गया औसत से अधिक है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो साइकिलों की संख्या है वो औसत से अधिक है। तो हमने औसत भी कितना निकाला था? 60 औसत निकाला था। अब लेंगे देखेंगे टाइम डिफरेंस में देखेंगे चल के भी 9 10 11 12 इनके बीच देखेंगे कितनी बार ऐसा हुआ कि साइकिलों की संख्या औसत से अधिक निकली है। चलिए इसे देखते हैं। औसत हम याद रखेंगे 60 हमारा औसत आया है। ये रहा 60 औसत था। इसमें देख लेंगे 9 बजे 95 थी जो कि औसत से अधिक था, तो एक बार ऐसा हुआ है। 75 यहाँ पे ये 75 है, ये भी 60 से अधिक है, 2 बार ऐसा हुआ है। 85 ये भी 60 से अधिक है, 3 बार ऐसा हुआ है। 65 ये भी 60 से अधिक है, 4 बार ऐसा हुआ है। फिर है 75, 5 बार ऐसा हुआ है। फिर इसके बाद 55, फिर 65 है हमारा जो कि 60 से अधिक है 65, ये भी एक बार ऐसा हुआ है।
अब इसके बाद है 45, ये नहीं है, 55 ये भी नहीं, 35 ये भी नहीं, 45 ये भी नहीं, 25 ये भी नहीं। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार ऐसा हुआ है जो साइकिलों की संख्या है वो औसत से अधिक रही है। 95 भी अधिक है, 75 भी अधिक है, 85 भी अधिक है, 65 भी अधिक है, 75 भी अधिक है, फिर एक बार ये 65 रहा, ये रहा 65, ये भी एक बार अधिक है। तो हम लोग देखा कितनी बार अधिक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 बार ऐसा हुआ है कि साइकिलों की संख्या है वो औसत से अधिक हुई है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन इसका 6 सही हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न। ग्राफ में बोला गया था कितनी संख्या औसत से अधिक है, तो 6 बार। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 6 बार ऐसा हुआ है कि साइकिलों की संख्या औसत से अधिक आई है। अब चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न इस सेट का। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बार। एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें ज्ञात कौन सा प्रतिशत करना है, असफल छात्रों यानी फेल स्टूडेंट का हमें औसत चाहिए। तो इसमें से देख लेंगे, फेल का निकाल लेंगे। 60% लड़के ये सफल हुए तो फेल कितने में, 100% टोटल लड़के थे, 60% उसमें से सफल हुए तो फेल कितने में, 40%। तो 640 का 40% निकाल लेंगे हम लोग। 4 चक्कू 16 और 624 एक 25, यानी कि 256 लड़के हमारे फेल हुए हैं। इतना हमें पता होगा कि 256 लड़के फेल हुए हैं। अब लड़कियों की संख्या निकालेंगे, लड़कियां कितनी फेल हुई हैं। 80% लड़कियां सफल हुई हैं तो फेल कितनी हुई, 20%। 360 का 20% निकाल लेंगे, 36 दूना 72, यानी कि 72 लड़कियां फेल हुई हैं। निकाल लिया हमने 256 लड़के और 72 लड़कियां फेल हुई हैं। असफल छात्रों का औसत पूछा गया तो लड़के लड़कियों को योग करेंगे, कितने फेल हुए टोटल स्टूडेंट, 6 2 8, 7 5 12, 2 1 3, यानी कि 328 छात्र टोटल फेल हुए हैं। और छात्र टोटल थे कितने, 640 और 360 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1000, यानी कि 1000 में से 328 फेल हो रहे हैं। परसेंटेज में मान पूछा गया, इंटू 100 कर देंगे। ये मैंने निकाल लिया कि 328 टोटल छात्र फेल हुए हैं, कितने में फेल हुए हैं, 1000 में। 1000 में 328 फेल हुए हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, 10 जीरो उठाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 32.8 जो आएगा वो हमारा 32.8% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, एक बार इसे फिर देख लेंगे। असफल छात्रों का औसत पूछा गया था, असफल छात्रों का औसत पूछा गया तो हमने फेल लड़कों की संख्या निकाली और फेल लड़कियों की संख्या निकाल ली, जो कि निकल के आई 256 और 72। असफल छात्रों का औसत पूछा गया तो 256 लड़के और 256 लड़के और 72 लड़कियां थी, इनको ऐड किया, टोटल आया हमारा 328, यानी कि 328 छात्र फेल हुए हैं। कितने में से, 1000 में से। 1000 में से 328 छात्र फेल हुए हैं और हमें इसमें परसेंटेज वैल्यू में निकालना था, इसलिए 328/1000 करके इंटू मल्टीप्लाई 100 कर दिया और इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आया वो इस प्रश्न का आंसर आया 32.8%। 32.8 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी थी ये क्लास, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। आप लोग बताएंगे कि यूपी पेट का जो ये प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया इसे आगे जारी रखना या नहीं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लोग बताएंगे कि कमेंट में ये प्रैक्टिस सेट सर चालू रखिए, इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है हमें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करेंगे और ग्लो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी इस सेट को शेयर भी करें जिनका भी एग्जाम है यूपी पेट का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।